हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का बिहार बोर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको 50 नंबर का जो रहेगा और वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एनपीओ यानी कि नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो पहला चैप्टर आपका है, उसी चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रायः प्रदर्शित होती है, डेबिट शेष होता है कि क्रेडिट शेष होता है, या अधिक या कमी होता या पूंजी कोष होता। हर समय एक बात को याद रखिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वो हर समय डेबिट शेष को प्रदर्शित करती है। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ए का मतलब क्या होता है कि डेबिट शेष जो है वो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ए का मतलब डेबिट शेष होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आता हूं। आय व्यय खाते लिखे जाते हैं, आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं के लेन देन केवल आयगत प्रकृति के, केवल पूंजीगत प्रकृति के, कि दोनों यानी कि सी में है दोनों, यानी कि दोनों आयगत तथा पूंजीगत प्रकृति के, केवल आयगत प्रकृति के आय तथा आयगत और पूंजीगत प्रकृति का व्यय। तो इसका जो आंसर होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हर समय याद रखेगा रेवेन्यू प्रकृति का। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि आयगत प्रकृति का ही ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। यानी कि इसका जो आंसर जो होगा वो आपको होगा ए। ए का मतलब क्या होता है आयगत प्रकृति का होता है, आयगत प्रकृति का, वो इसका आंसर जो होगा। अब मैं आपको आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आय व्यय खाता प्रदर्शित होते हैं, आय व्यय खाता में प्रदर्शित होता है अधिक या कमी, नगद शेष, लाभ या हानि, या पूंजी कोष। तो याद रखिएगा कि अधिक या कमी को प्रदर्शित आपको होता है, कहां पर प्रदर्शित होता है तो आय व्यय खाता में प्रदर्शित होता है। यानी कि इसका जो आंसर जो होगा वो अधिक या कमी जो है वो इसका आंसर होगा। फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा। याद रखिएगा चंदा विशेष उद्देश्य के लिए, यानी कि जो विशेष उद्देश्य जो होता वो बार बार प्राप्त नहीं होता। जो आपको बार बार प्राप्त नहीं होता है वो आपको कहाँ पे जाता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है। यानी कि बैलेंस शीट के आपको दायित्व पक्ष में जो है वो जाएगा। यानी कि आय व्यय खाता के क्रेडिट पक्ष में होगा नहीं, मैंने आपको बताया। स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए बी में। सी में आपको दिया गया है कि स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में आपको लिख दिखाना चाहिए, और डी में क्या है कि आपको इसे नहीं दिखाना चाहिए। तो इसका जो आंसर जो होगा वो क्या होगा कि बैलेंस शीट में, यानी कि स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए। यानी कि इसका आंसर जो है वो आपका बी होगा। फिर से मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूं। एक स्कूल द्वारा वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा आपको माना जाता है। वार्षिक उत्सव जो होगा वो बार बार आपका नहीं होगा, यानी कि बार बार, यानी कि वार्षिक उत्सव साल में कभी एक बार होता है। मैंने आपको बताया था आयगत प्रकृति का होता क्या, जो आपको बार बार हो, यानी कि लगातार हो। यदि बार बार आपको लगातार नहीं होता है तो इसे हम लोग कहाँ पे क्या मानेंगे, पूंजीगत प्राप्ति अर्थात दायित्व, आयगत प्राप्ति अर्थात आय, संपत्ति का मतलब क्या होता है एसेट्स, या उपार्जित आय। तो इसका जो आंसर जो होगा वो आपका, इसका जो आंसर होगा वो आपको आय इसका होगा ए जो है, यानी पूंजीगत प्राप्ति अर्थात दायित्व जो है वो इसका आंसर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जाएगी। याद रखिएगा जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं उसको हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, जिसका हम लोग भुगतान करते हैं उसको हम लोग पेमेंट साइड में लिखते हैं। जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं उसको रिसिप्ट साइड में, और जिसका हम लोग भुगतान करते हैं उसको हम लोग किस साइड में देते हैं तो पेमेंट साइड में है। ये है आदत वेतन, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि भैया हम इसको प्राप्त ही नहीं किए हैं तो इसको हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे। डिप्रेशन जो एक प्रकार का लॉस होता है। आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी, यानी कि आजीवन सदस्यता शुल्क हमने प्राप्त किया है, अर्थात इसका जो आंसर जो होगा वो आपको सी होगा। सी का मतलब क्या होता है कि आजीवन सदस्यता फीस, यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी। अब मैं फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। व्यापारिक खाता प्राय आपने देखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो जो व्यापारी जो लाभ कमाने के लिए संस्था जो होती है उनके द्वारा खोला जाता है। व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं उनके द्वारा खोला जाता है। सी में है आय व्यय खाता, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो आपको क्या होता था, जो लाभ न कमाने के लिए जो संस्था होते हैं उनके द्वारा जो अकाउंट खोला जाता है वो आपको खोला जाता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो फी होगा। फी का मतलब आय व्यय खाता जो होता है वो आपका होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है खाता बही के डेबिट एवं क्रेडिट शेष और आपको नगद प्राप्ति एवं भुगतान, व्यय तथा आय तथा संपत्ति एवं दायित्व। इसका जो होगा आपको वो हर समय आपको याद रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, नगद प्राप्ति एवं भुगतान होता है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो बी आपको होगा, यानी कि नगद प्राप्ति एवं भुगतान जो है वो इसका आंसर होगा। फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है क्या व्यक्तिगत खाता है, क्या वास्तविक खाता है, या नाममात्र खाता है, या वास्तविक एवं नाममात्र खाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो आता है उससे हम नाम करते हैं, जो जाता है उसे जमा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक यह आंसर जो होगा उसका वो वास्तविक खाता होगा, यानी कि रियल अकाउंट जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद क्या है कि आय व्यय खाता होते हैं, व्यक्तिगत खाता है कि वास्तविक खाता है, या नाममात्र खाता है, या वास्तविक नाममात्र खाता होता है। आप देखे होंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो आपको अधिक आता है या कमी आता है, इस दोनों में से होता है। यानी कि इसका जो आंसर जो होगा वो आपको होगा सी होगा। सी का मतलब क्या होता है, नाममात्र खाता, यानी कि नॉमिनल अकाउंट आपका इसका आंसर होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 में आता हूं। आय व्यय खाता का क्रेडिट पक्ष शेष प्रदर्शित करता है। क्रेडिट साइड यदि डेबिट साइड से अधिक होगा, यदि आय व्यय खाता का क्रेडिट पक्ष शेष प्रदर्शित करता है, यदि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से आपका अधिक होगा तो नगद प्राप्ति का भुगतान पर अधिक, नगद भुगतानों की प्राप्ति पर अधिक, व्यय का आय पर अधिक, व्यय का आय पर अधिक, या आय का व्यय पर अधिक। इसका जो आंसर जो होगा वो आपको होगा आय का व्यय पर अधिक, यानी कि डी जो है वो इसका आंसर होगा, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था के लिए आय का साधन है। सदस्यों से प्राप्त चंदा, दान, प्रवेश शुल्क या उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी, यानी सदस्यों से प्राप्त चंदा वो भी है, डोनेशन वो भी है, इंट्रेंस फी वो भी है, और उपरोक्त सभी, यानी कि इसका जो आंसर जो होगा वो आपको ए बी सी यानी कि तीनों होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है। आजीवन सदस्यता शुल्क, दान, चंदा और विनियोग पर ब्याज। दान जो है वो हमें बार बार प्राप्त होती है, इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाते हैं। चंदा वो भी आप उसे भी सब्सक्रिप्शन को भी कहाँ पर दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाते हैं। और विनियोग पर ब्याज इसे भी हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाते हैं। बच कौन जाता है, आजीवन सदस्यता शुल्क यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ पे जाएगा, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है, यानी कि ये कहाँ पे जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। अर्थात ये क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो इसका आंसर होगा। अब फिर से मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। एक क्लब के द्वारा घास के विक्रय से प्राप्त राशि को माना जाता है। एक क्लब के द्वारा जो घास का विक्रय होता है, घास का विक्रय एक बार नहीं होता, घास का विक्रय जो होता है वो आपको बार बार होता है, यानी कि लगातार होता है। अर्थात यह पूंजीगत नहीं है, यह संपत्ति नहीं है, यह उपार्जित आय नहीं है, ये क्या है, आयगत प्राप्ति, यानी कि जो आपको बार बार प्राप्त होता है वो हमें क्या कहलाता है, आयगत प्राप्ति। यानी कि इसका आंसर जो है वो बी होगा। बी का मतलब क्या होता है कि आयगत प्राप्ति आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आ जाता हूं। यदि एक मैच कोर्स है, यदि एक मैच कोर्स है और मैच व्यय और मैच के आय को हस्तांतरित किया जाता है, आय व्यय खाता में आपको हस्तांतरित किया जाएगा नहीं। उसके बाद स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में आपको स्थापित किया जाता है नहीं। स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में आपको किया जाता है। आय व्यय खाता यानी कि जब भी यदि कोई मैच फंड आपको तैयार होता तो याद रखिएगा ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, यानी कि इसका होगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि जो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपको इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में होगा।
एक क्लब के द्वारा सचिव का मानदेय भुगतान माना जाता है। सचिव का जो मानदेय होता है वो एक बार नहीं होता, वो बार बार होता है। इसीलिए इसका क्या होगा, ये पूंजीगत व्यय है नहीं, ये आयगत व्यय है और ये नगद व्यय है और ये गैर आपको नगद व्यय है। इसका जो आंसर जो होगा वो होगा आयगत। आयगत का मतलब क्या होता है, जो आपको बार बार हो, जो लगातार हो, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्लब के द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है आय व्यय खाता में कि स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में कि स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो होगा यह बार बार आपको प्राप्त आपको नहीं होता है, यानी कि इसका जो आंसर जो होगा वो आपको सी होगा, यानी कि स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। फिर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। एक गैर व्यापारिक संस्था पर दायित्वों पर परिसंपत्तियों के अधिक कहलाएगा। दायित्वों पर परिसंपत्तियों के अधिक कहलाएगा, यानी कि आप जानते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक एसेट साइड होता है, दूसरा लायबिलिटी साइड होता है। पहले हम लोग लायबिलिटी को लिखते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं, फिर आपको एसेट्स लिखते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं। यदि एसेट्स जो होता है वो लायबिलिटी, एसेट्स जो होगा वो लायबिलिटी से अधिक होगा, जो लायबिलिटी का जो बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो कैपिटल फंड के रूप में निकलेगा, यानी कि इसका जो आंसर जो होगा वो ए होगा। ए का मतलब क्या होता है कि कैपिटल फंड आपका निकलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वसीयत को मानना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी मृत व्यक्ति के इच्छा के अनुसार यदि दान या उसके उपहार के स्वरूप जो दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति मृत्यु होता तो वो एक ही बार होता, वो बार बार आपको नहीं होता। इसलिए जो इसका जो आंसर होगा वो आपको होगा लायबिलिटी। इसका जो आंसर होगा ए होगा। ए का मतलब क्या होगा कि लायबिलिटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। यदि इनकम जो होगा यदि एक्सपेंडिचर से अधिक होगा, यदि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से यदि अधिक होगा तो आपको जो आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर जो आता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हम लोग देखते होंगे, यदि इनकम जो होता है यदि एक्सपेंडिचर से अधिक होता है, जो बैलेंसिंग फिगर जो निकलता है वो किस चीज़ के रूप में निकलता है, तो वो सरप्लस के रूप में आपको बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो सरप्लस के रूप में आता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, आय व्यय खाता तैयार किए जाते हैं लाभ न कमाने वाले संगठन द्वारा, कि व्यावसायिक संस्था द्वारा, सी में औद्योगिक संस्थान के द्वारा और डी में लाभ कमाने वाले संस्थान के द्वारा। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना अथवा परोपकार करना होता है, यानी कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। इसका जो आंसर जो है वो आपको, इसका जो आंसर है वो आपका, इसका आंसर ए होगा। ए का मतलब क्या है, लाभ न कमाने वाले संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान। डोनेशन दो प्रकार का होता है, एक आपको जनरल डोनेशन और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जो होता है उसे हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम लोग दिखाते हैं, जबकि स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है वो कहाँ पर दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अर्थात इसका जो आंसर जो होगा वो संपत्ति नहीं होगा, आयकर प्राप्ति नहीं होगा, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति आपका इसका आंसर जो है वो होगा, यानी कि सी पूंजीगत प्राप्ति। चालू वर्ष के द्वारा अग्रिम प्राप्त चंदा, यदि चंदा को हम लोग अग्रिम प्राप्त करते हैं वो आय नहीं कहलाएगा, वो संपत्ति नहीं कहलाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। याद रखिएगा कि ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस जो होता है, यानी कि एडवांस एट द बिगिनिंग होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है, और एडवांस एट द एंड होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको जाएगा, यानी कि ये कहाँ पर जाएगा, सी इसका होगा, यानी कि ए लायबिलिटी इसका जो है वो आंसर आपका होगा। गैर व्यापारिक संस्थान द्वारा अधिकांश लेन देन होता है। याद रखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो अधिकांश लेन देन जो होता है वो क्या होता है, आपको नगद होता है, यानी कि इसका जो आंसर जो है वो आपका नगद जो है वो इसका आंसर जो है वो आपको ए होगा। ए का मतलब क्या है, नगद आपका होता है। यदि स्पष्ट रूप से कुछ न दिया हुआ हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। यदि एंट्रेंस फी जो होता है वो आपको बार बार यानी कि लगातार होता है, यदि कुछ भी नहीं दिया जाता है तो पूंजीगत प्राप्ति नहीं होता या आयगत प्राप्ति होता है। मैंने अभी आपको बताया था, जो लगातार हो यानी कि लगातार का मतलब वो बार बार जो हो, यानी कि इसका जो आंसर जो होगा वो बी होगा। बी का मतलब आयगत प्राप्ति जो है वो इसका आंसर होगा। गैर व्यापारिक संगठनों के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क आपको है,
पूंजीगत प्राप्ति है कि आयगत प्राप्ति है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। गैर व्यापारिक आजीवन लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है वो बार बार आपको प्राप्त नहीं होता, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो आपको होगा पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि ए जो है वो इसका आंसर होगा। गैर व्यापारिक संस्था के संगठनों के द्वारा आजीवन संस्था शुल्क है। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 जो है वो एक ही क्वेश्चन है, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, पूंजीगत प्राप्ति आपका इसका आंसर होगा। पूंजीगत प्रकृति के सभी प्राप्ति दिखाए जाते हैं, पूंजीगत प्रकृति के सभी आपको दिखाए जाते हैं आयव्यय खाता में, कि आर्थिक चिट्ठा में, कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, कि व्यापारिक आपको व्यापारिक खाते में। याद रखिएगा पूंजीगत प्रकृति के सभी प्राप्ति जो दिखाए जाएंगे वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी कि आर्थिक चिट्ठे में। निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है? महाविद्यालय, पुस्तकालय, हॉस्पिटल और सार्वजनिक कंपनी, यानी कि निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? मैंने है आपको बोला था, तो है महाविद्यालय तो है, लाइब्रेरी तो है, हॉस्पिटल है, इसमें से कौन जो है वो अलाभकारी संगठन नहीं है, यानी कि पब्लिक कंपनी जो है वो आपको अलाभकारी यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, मानदेय जो होता है वो बार बार होता है, यानी कि ये बार बार होगा, लगातार होगा। एंड इनकम है, इसको हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हम लोग दिखा देते हैं। अलाभकारी संगठन में आय पर व्यय का अधिक को कहा जाता है, यानी कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से अधिक होगा। प्रॉफिट कहलाएगा नहीं, लॉस कहलाएगा नहीं, डिफिसिट कहलाएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? सरप्लस होगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो आपको डी कहलाएगा। डी का मतलब क्या होता है कि सरप्लस आपका इसका आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त परिसंपत्ति को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? मानदेय कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है, दान कहा जाता है, ये चंदा, यानी कि आपको मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त जो होगा वो लिगेसी कहलाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो आपको बी जो है इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है? टाटा स्टील, टाटा स्टील का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। एयर इंडिया, एयर इंडिया किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट। आप अभी देखते होंगे कि अभी त्यौहार है, एयर इंडिया का किराया कितना बढ़ा दिया गया है, यानी कि यह भी संस्था क्या होता है कि आपको लाभ कमाने के लिए आपको है। निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी यदि कोई भी कंपनी आप 10 दिन नहीं जाइए तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, यानी कि इनका भी उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो लाभ कमाने के लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए खोला गया है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो डी आपका आंसर आपका होगा। आज मैं आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं लाया हूं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको लाऊंगा। वीडियो कुछ समय के लिए मैं लेकर नहीं आया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इस कारण से वीडियो आपको लेकर आपके पास नहीं आता। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए